Good morning, everyone. As you all know, I am solving the question paper of Madhyamik Life Science of the year 2024. Till now, I have solved up to question number 3.12. So, in this video, I am going to solve next few questions. Okay? तो शुरू करें. देखिए क्वेश्चन नंबर 3.13 क्या कहता है. क्वेश्चन कहता है कि प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ रिएक्टेंट्स यूज्ड एंड products in the experiment of Miller and Urey regarding biochemical origin of life. तो मिलर एंड उरे का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो है कौन कौन से रिएक्टेंट्स यूज़ किए गए और कौन कौन सा प्रोडक्ट्स जो है वहाँ से बन के आया, इसके बारे में हमको 2-3 लाइन में इसका आंसर हमें देना है. ठीक है, तो देखिए आंसर भी मैंने रेडी कर लिया है 3.13 का. तो क्या कहता है देखिए 3.13 के आंसर में, इन मिलर उरे एक्सपेरिमेंट जो कि 1953 में हुआ था, द रिएक्टेंट्स यूज्ड वेयर, कौन कौन से रिएक्टेंट्स यूज्ड हुए थे. देखिए वहाँ पे रिएक्टेंट्स यूज्ड वेयर मीथेन जिसका फॉर्मूला है CH4, अमोनिया जिसका फॉर्मूला है NH3, हाइड्रोजन जिसका फॉर्मूला है H2 एंड वाटर वेपर H2O. ये सब जो है यूज हुए थे. कौन कौन से यूज हुए थे रिएक्टेंट्स? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर. तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन और वाटर का यूज हुआ था एक्सपेरिमेंट में. और क्या क्या प्रोडक्ट्स आए थे, क्या क्या प्रोडक्ट्स बने थे उस एक्सपेरिमेंट के दौरान, वो देखिए. व्हेन एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स, जब इन चीज़ों को इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स में एक्सपोज किया गया तो द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, कौन कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म है देखिए. प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इंक्लूडेड अमीनो एसिड फॉर्म हुआ, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुआ एंड अदर प्रीकर्सर्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, तो इतने सारे चीज़ें जो है हमारे प्रोडक्ट्स जो है इस एक्सपेरिमेंट में मिले. इस एक्सपेरिमेंट में इतने सारे प्रोडक्ट जो है वो तैयार हुए. ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 3.14. क्या कहता है, what environmental problems can originate if the concentration of different greenhouse gases polluting air increases in a steady manner. तो कहता है क्वेश्चन कि कौन कौन से environmental problems हो सकते हैं, वातावरण में कौन कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है if the concentration of different greenhouse gases, अगर डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसों का अगर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाए इन अ स्टेडी मैनर, वो अगर बढ़ता ही रहे एक स्टेडी मैनर में, तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो हैं आ सकते हैं हमारे वायुमंडल में या हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में. ओके, तो देखिए आंसर है 3.14 का, अ स्टेडी इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. तो अगर इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाए, बहुत ज़्यादा ही परिमाण में ग्रीन हाउस गैसेस अगर हमारे वातावरण में आ जाए, बढ़ती जाए, तो दिस लीड्स टू, तो क्या होगा, दिस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. इससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होगा, अर्थात हमारा जो पृथ्वी है बहुत ही गर्म हो जाएगा. विच कॉजेज राइजिंग टेम्परेचर, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है बहुत बढ़ जाएगा. मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, पोल जो है हमारे पृथ्वी का जो पोल है, पृथ्वी में जो 2 पोल हैं उसमें मेल्ट हो जाएंगे आइस जो है धीरे धीरे पिघलने लगेंगे. एंड सी लेवल राइज, और हमारा जो समुद्र का जो लेवल है, सी लेवल जो है वो राइज हो जाएगा या बढ़ जाएगा. इट ऑल्सो रिजल्ट्स, इसके ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से और क्या होगा, इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन क्लाइमेट चेंज, हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाएगा. क्लाइमेट चेंज इफेक्ट सच एज, क्या क्या होगा क्लाइमेट में, क्या क्या चेंजेस होंगे, उसमें होगा एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, अर्थात बहुत, या तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या फिर बहुत ज़्यादा ही हवाएं बहुत तेज़ चलेंगी या फिर कुछ भी बहुत ज़्यादा ही करके कुछ सब सारी चीज़ें जो है होने लगेंगी जिसमें रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा जीव जंतुओं का. तो क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स सच एज एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, डिजर्टिफिकेशन, डिजर्ट्स हो सकते हैं. डिजर्ट्स मतलब आप जानते हैं ना, जिसमें कि सिर्फ जो है सैंड होते हैं, जहाँ पे उसको डेजर्ट बोलते हैं ना हम. तो डिजर्टिफिकेशन, तो हमारा जो इस एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रप्ट हो जाएगा. तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम्स जो है हमारे वातावरण में आ जाएंगी. क्या क्या होंगी, सबसे पहला होगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा,
पोल के जो आइस है वो पिघलने लगेंगे, सी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और क्लाइमेट चेंज होने लगेंगे और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आ जाएंगे पर्यावरण में और डेजर्टिफिकेशन एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम जो है वो बिगड़ जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.15 का, देखिए एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ एंडेंजरनेस ऑफ पोलर बेयर एंड गैंगेटिक डॉल्फिन। तो क्यों जो है पोलर बियर और गंगा में जो डॉल्फिन पाए जाते हैं गंगा रिवर में, ये लोग क्यों एंडेंजर्ड है, मतलब ये लोग क्यों धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, क्या रीजन है, व्हाट आर द कॉजेज। ओके, इसका हमें आंसर देना है 2-3 लाइंस में। तो देखिए 3.15 ओके। तो देखिए पोलर बियर्स आर एंडेंजर्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए क्यों ये एंडेंजर्ड है, क्यों इनकी संख्या जो है घटती जा रही है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग विच कॉज रैपिड मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक सी आइस। तो आर्कटिक सी के वहाँ रहते हैं ये पोलर बियर जो है, तो इनका जो है रैपिड मेल्टिंग, चूँकि आइस का, समुद्र का जो आइस है उसका बहुत जल्दी वो मेल्ट हो रहे हैं वो आइस, तो इसकी वजह से भी इनकी संख्या धीरे धीरे, पोलर बियर की संख्या धीरे धीरे घट रही है। रिड्यूसिंग देयर हंटिंग ग्राउंड्स एंड फूड अवेलेबिलिटी। तो देखिए ये जो आइस है, आर्कटिक सी आइस है, वहाँ पे ये लोग क्या करते थे, पोलर बियर जो है वहीं पे हंट करते हैं, है ना। तो चूंकि ये पिघल रहे हैं वो, तो रिड्यूसिंग देयर हंटिंग ग्राउंड्स, तो अब जब रिड्यूस हो रहा है मतलब घट रहे हैं, उनका जो हंट करने का, जो शिकार करने का जो जगह है वो कम होता जा रहा है। तो शिकार ही नहीं करेंगे तो वो खाएंगे कैसे, राइट। तो एंड फूड अवेलेबिलिटी, और उनका जो फूड है, पोलर बियर का जो खाना है वो भी धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो इसकी वजह से जो है ये खतरे में है, दे आर एंडेंजर्ड। अब है कि गैंगेटिक डॉल्फिन या फिर गंगा में पाए जाना वाला, गंगा रिवर में पाया जो जाता है डॉल्फिन्स, वो क्यों एंडेंजर्ड है, वो क्यों खतरे में है। तो गैंगेटिक डॉल्फिन्स आर थ्रेटेंड बाय वाटर पॉल्यूशन। ये गैंगेटिक डॉल्फिन्स क्या है, वो थ्रेटेंड बाय वाटर पॉल्यूशन। गंगा रिवर में जो वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से भी जो है ये थ्रेटेंड है या फिर एंडेंजर्ड है। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन फ्रॉम डैम्स एंड बैरेजेस, और हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन जो हो रहा है कहाँ से, डैम्स एंड बैरेजेस से, वो भी एक कारण है इस डॉल्फिन्स के एंडेंजर्ड होने का। एंड रिड्यूस्ड प्रे अवेलेबिलिटी इन द गंगा रिवर सिस्टम। और ये जो डॉल्फिन्स जो खाना खाते हैं, प्रे जो खाते हैं वो लोग, वो भी चूंकि कम हो गया है गंगा में, तो इनका खाने का जो है वो सामान भी कम होता जा रहा है। खाएंगे अगर नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे, है ना। तो ये इन सारी वजह से जो है पोलर बियर और गंगा में पाया जाने वाला डॉल्फिन दोनों ही खतरे में है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.16, व्हाट माइट बी द इन्वायरमेंटल कॉजेज बिहाइंड एस्थमा। एस्थमा एक बीमारी है, आप सबको पता है कि एस्थमा जो है वो एक बीमारी है, और इसका क्या कारण है, एनवायरमेंटल रीजन क्या है, ये पूछ रहा है कि किस एनवायरमेंटल रीजन की वजह से जो है एस्थमा होता है लोगों को। तो इसका आंसर भी हमें उसी तरह से 2-3 लाइंस में ही देने हैं। तो देखिए एनवायरमेंटल कॉजेज ऑफ एस्थमा इंक्लूड एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन जो है सबसे बड़ा कारण है किसका, एस्थमा का। फ्रॉम व्हीकल एमिशन, हमारे जो व्हीकल हैं, जो हमारे कार चलते हैं या फिर जितने भी वाहन चलते हैं जहाँ पे से खतरनाक गैस निकलते हैं, फिर इंडस्ट्रियल स्मोक, और फिर इंडस्ट्री से जो स्मोक जो है धुआं निकलता है, एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनके जलने से भी जो है हानिकारक गैस निकलते हैं। तो ये सारे हानिकारक गैस जो हैं ये एस्थमा के जो है कारण है। एलर्जेंस लाइक पोलन, आप पता है कि एक पोलन नाम का एक चीज पाया जाता है वातावरण में, जिसकी वजह से हमें एलर्जी होती है। ओके, तो ये, और फिर डस्ट पार्टिकल्स, और वातावरण में अगर डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, एंड टोबैको स्मोक, हम जो टोबैको खाते हैं ना, जो कि बहुत ही एक गलत आदत है टोबैको खाने की किसी किसी लोगों में, वो टोबैको का स्मोक जो है वो भी एस्थमा का एक कारण है।
तो इतनी सारी वजह से, एनवायरमेंटल रीज़न की वजह से अस्थमा जो है हो सकता है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।